कंसीडर द लाइंस L1 3x plus 4y equals to 2, 5x minus 12y equals to 7। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और बिल्कुल बेसिक थ्योरी पर बेस है। एक तरह से इस क्वेश्चन का एम जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो रिवाइज करना है। दो लाइन है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऑप्शंस बना के दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन L1 एंड L2 कंटेनिंग ओरिजिन, यानी एक तो कुछ पॉइंट जिस एंगल में है उस एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए में वो ओरिजिन की बात कर रहा है, ऑप्शन बी में वैसा ही -1 0 के लिए बात कर रहा है। फिर ऑप्शन सी और डी जो है उसमें वो कह रहा है कि इनमें से जो दो बाइसेक्टर्स यहाँ मिलेंगे कौन सा बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। टोटली बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी कुछ नहीं घुमाया है, बस ऑप्शंस फ्रेम किए हुए हैं। क्या करेंगे? सी को पॉजिटिव बना लें, दोनों के सी को पॉजिटिव बना लें। किस लिए, किस ऑप्शन के लिए? सभी के लिए करें। कंडीशन क्या होती है यदि कोई भी पॉइंट की बात करें तो? तो वो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का आता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 के पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जिस साइन का A1 A2 प्लस B1 B2 होता है उस साइन से आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलता है। यही होता है ना, उसके अपोजिट साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलता है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करने का सिचुएशन हो गया। और A1 A2 प्लस B1 B2 वाला ये जो है इसमें हम दोनों सी कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव। मैं ओरिजिन और दूसरे पॉइंट के लिए बात करूं तो वहां भी यही चलता है, और ओरिजिन के लिए पॉजिटिव बना के पॉजिटिव साइन वाला लेते हैं। किसी और पॉइंट के लिए इसलिए ऑप्शन देखो, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक है। और ऐसे जेईई में आपको 2-4 क्वेश्चन तो मिलते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, बस थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या है। अब ओरिजिन का तो सबको याद होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब होता है तब आधे लोगों को पता होता है, आधों को नहीं पता होता है। तो इसलिए एक बी ऑप्शन इंटेंशनली वहां मैंने वो जो है वो दूसरा डाला हुआ है। ओरिजिन का तो मुझे पता है, आप निकाल दोगे। देखिए से ये L1 है बेटा, और इसी तरह से ये जो है यहां पर ये L2 है। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का तो आपको पता है कि दोनों के सी पॉजिटिव बना देते हैं। जो बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं उसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो फिर A1 A2 प्लस B1 B2 जिस साइन का आता है दोनों सी पॉजिटिव बनाने के बाद उस साइन को से जो बाइसेक्टर मिलता है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है, अपोजिट जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है। चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं, यानी सी और डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे आपके पास जो लाइंस की इक्वेशन है से L1 हमारे पास अब क्या बनाना है, हमें C पॉजिटिव बनाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, -3x - 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा यहाँ पे -5x + 12y और +7 इज इक्वल्स टू 0। दोनों C अब हमने पॉजिटिव बना दिए। अब दोनों C पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करना होता है कि भाई यहां हम बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, -3x - 4y + 2 डिवाइडेड बाय √a² + b² से यहां क्या मिल जाएगा 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहां आपके पास क्या -5x + 12y + 7 और डिवाइडेड बाय यहां आपके पास आ गया 13 √a² + b², क्योंकि बाइसेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a1x + b1y + c1 अपॉन √a1² + b1² + -a2x + b2y + c2। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया था? हाँ, बाइसेक्टर की क्या खासियत होती है कि बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस लिखना है जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंट है, क्योंकि बाइसेक्टर पे लाई करने वाला हर पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो वही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हुआ है, दोनों तरफ मॉड लगा के, मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ गया, ये था, ये आपके पास यहां आ गया। अब देखिए यहां आपने जो निकाला उसमें अब आपको क्या करना है कि भाई प्लस साइन से आपको वो बाइसेक्टर मिलेगा, बताओ कौन सा, जिसमें ओरिजिन लाई करेगा, जिसमें ओरिजिन लाई करेगा, क्योंकि C1 C2 आपने पॉजिटिव बना दी। हम एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात करें तो अब हमें क्या चेक करना है, A1 A2 + B1 B2। तो पहले तो हम A1 A2 + B1 B2 का साइन चेक कर लेते हैं। A1 A2 + B1 B2, A1 -3 A2 -5 मिलके बन गया 15 प्लस B1 -4 B2 आपके पास +12 तो -48, और साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो यहां माइनस साइन लेने से आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और हमें एक्यूट चाहिए, तो फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये यदि नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव लेना है। तो आपके पास क्या है, 13 टाइम्स ऑफ -3x - 4y + 2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ -5x + 12y + 7। निकाले तो देखो यहां -39, यहां पर आपके पास -25, तो इसको वहां ले गए तो आपके पास कितना हो गया 14x होगा। 14x वाला हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां पे देखो 14x वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, तो साफ साफ आगे जाने की जरूरत नहीं है। यदि ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, तो यही होगा इसमें आंसर। बाकी आप पूरा निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि 14x वाला जो टर्म आएगा वो यहां से आएगा, उस पूरी इक्वेशन को हम निकाल लें तो वेरीफाई कर लेंगे कि 14x + 112y + 9 इज इक्वल्स टू 0, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल चेक करने का कोई और तरीका भी होता है क्या? डिस्टेंस 45 डिग्री से कम होता है। हाँ, देखिए ये ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें क्या होगा, जैसे ये है आपके दोनों लाइन की इक्वेशन है, दोनों लाइन है L1 और L2। हमें पता है कि दोनों लाइंस के यदि हम बाइसेक्टर निकाल लें तो बाइसेक्टर ये आएंगे से, ये हमारे पास एक बाइसेक्टर B1 आ गया और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा बाइसेक्टर B2 आ गया। बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आ गया। अब हमें यदि एक और तरीका से हाँ चेक करना है तो क्या करते हैं कि यदि हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी लाइन पर पॉइंट लें या बाइसेक्टर पे पॉइंट लें, नहीं, इन दोनों में से किसी भी एक लाइन पे पॉइंट ले लो। और पॉइंट लेना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है कि भाई या तो आपको इसे देखो, वरना आप किसी एक को 0 बना दो, और 0 बना दें तो दूसरा अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे यहां आपने मान लीजिए इस लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, अब इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, उसकी दोनों बाइसेक्टर, यहां बाइसेक्टर की इक्वेशन बिना C1 C2 के लिए टेंशन किए आप सीधा निकाल दें। यानी जैसे हमने यहां C1 C2 पॉजिटिव बनाया ना, ऐसा बनाए बिना आप तो सीधा बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दें, जैसा आपको दी हुई लाइन की इक्वेशन वैसे ही प्लस माइनस लेके और दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें। और दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के बाद किसी एक लाइन पर पॉइंट एज्यूम किया, उस पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंस निकालें। जिस लाइन से डिस्टेंस कम आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी जिस बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जिससे डिस्टेंस ज्यादा आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। एक और तरीका हो सकता है क्या, हाँ,
कि भाई यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें बिना C1 C2 के और A1 A2 के टेंशन किए हुए, हम सीधा इक्वेशन निकाल लेते हैं दोनों बाइसेक्टर की। दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के बाद एक तो बाइसेक्टर ले लें और एक लाइन ले लें। एक बाइसेक्टर ले लिया, एक लाइन ले लिया, और दोनों का स्लोप हमारे पास है, क्योंकि हम दोनों की इक्वेशन, एक की यहां लाइन की इक्वेशन दी हुई है, बाइसेक्टर हमने निकाल लिया है, दोनों का स्लोप हमारे पास है, तो हम दोनों के बीच में एंगल यदि अल्फा है तो हम tan अल्फा निकाल लेते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसका मॉड जो है वो यदि लेस देन 1 आ जाए, यानी मॉड्यूलस ऑफ tan अल्फा यदि लेस देन 1 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल 45 से कम होगा, और ये 45 से कम होगा तो ये 90 से कम होगा, यानी यहां आपका मॉड tan अल्फा यदि लेस देन 1 आ जाए तो जो बाइसेक्टर हमने उठाया है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और यदि मॉड tan अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो जो बाइसेक्टर हमने लिया है वो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये तीसरा तरीका है, इसी से कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं किसी पॉइंट की, तो जैसे यहां तो हमने ये ऑप्शन सी और डी में चेक कर लिया कि डी है। अब इन दोनों ऑप्शन की बात करें तो जैसा ओरिजिन के लिए तो आपको पता है कि दोनों के सी पॉजिटिव बना के आप यहां पे क्या ले रहे होते हैं, प्लस साइन। हमें करना कुछ नहीं है, इसको समझिए, देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और हर पॉइंट के लिए वैलिड है, चाहे वो ओरिजिन हो चाहे लाइन। आपने जैसा खुद ने बताया था अभी कि बेटा ये जो फॉर्मूला यहां निकाला वो किससे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने बाइसेक्टर से, मतलब बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकाला जिसकी दोनों ही लाइन से डिस्टेंस क्या थी, इक्वल, वही लोकस बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बन गई। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हर पॉइंट के लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या होता है, कि वो एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे जिसमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। से बच्चे हमें यहां ये कोई x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, हमें इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिस एंगल में x1 y1 पॉइंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस x1 y1 की देखिए तो चार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों लाइन ने मिलकर पूरे प्लेन के चार कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, चार हिस्से किए हुए। अब ये पॉइंट यदि लाइंस पर नहीं है तो इन चारों में से किसी एक हिस्से में होगा, और इन चारों में से किसी एक हिस्से में होगा तो आपको समझ में आ रहा है ऑपोजिट वाले जो क्वाड्रेंट हैं उनका बाइसेक्टर सेम है। ये पॉइंट यहां हो या यहां हो, बाइसेक्टर तो यही आएगा इस एंगल का। ये पॉइंट यहां हो या यहां हो, बाइसेक्टर यही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब हमें बस ये चेक करना है कि इन दोनों में है या इन दोनों में है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। और कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां बेटा जब आप इस पॉइंट को यहां ले रहे हैं तो देखिए डिस्टेंस जब भी आप पॉइंट की लाइन से मेजर करते हैं तो आपको याद है मॉड लगाते हैं, मॉड ना लगाएं तो कुछ पॉइंट की डिस्टेंस प्लस साइन के साथ आएगी, कुछ की माइनस साइन के साथ आएगी। कब प्लस के साथ आएगी, कब माइनस के साथ आएगी, बहुत सिंपल सा है। लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट यदि किसी ऐसी पोजीशन पर है तो किसी एक साइन का आएगा, दूसरी पोजीशन पर तो दूसरे साइन का आएगा, यही होगा। नॉर्मली होता क्या है कि पॉइंट यदि लाइन के ऊपर होता है तो डिस्टेंस प्लस साइन की आती है, और पॉइंट यदि लाइन के नीचे होता है तो डिस्टेंस माइनस साइन की होती है, क्योंकि लाइन पूरे प्लेन के दो हिस्से कर देती है, अबोव द लाइन और बिलो द लाइन, इंस्टेड द केस ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में ऊपर और नीचे वाला कोई केस नहीं होता है, लेकिन यदि लाइन इंक्लाइन है तो एक हिस्सा अबोव द लाइन वाला होगा, एक बिलो द लाइन वाला होगा। अबोव द लाइन वाले हिस्से के हर पॉइंट का जब लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, बिना मॉड लगाए निकालेंगे, तो प्लस साइन का वो पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले का क्या आएगा, नेगेटिव। एक्चुअली यहां प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो जब ये आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, यदि पॉइंट अपोजिट साइड में है तो डिस्टेंस के साइन कैसे होंगे, अलग अलग, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब देखो आप यहां आते हैं, से इस पॉइंट की बात करें तो ये यहां भी अबोव द लाइन है, इस लाइन के लिए भी, और इस लाइन के लिए भी अबोव द लाइन है। तो इसकी जो दोनों लाइन से डिस्टेंस आएगी वो कैसी आएगी, दोनों लाइन से डिस्टेंस प्लस साइन की आएगी। से यही पॉइंट यहां होता तो इसके भी बिलो द लाइन है, इसके भी बिलो द लाइन है, दोनों ही जो डिस्टेंसेस आएंगी वो किस साइन की आएंगी, माइनस की। अब आप देखो दोनों प्लस लगा के इक्वल करें या दोनों माइनस लगा के इक्वल करें, सेम। दोनों तरफ मैं प्लस लगा के इक्वल करूं या दोनों तरफ माइनस लगा के इक्वल करूं तो इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना। और कौन सी आएगी, प्लस साइन वाली आएगी। तो इसका मतलब जब पॉइंट इन दोनों में से किसी एक एंगल में होगा तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस सेम साइन की हैं, तो फिर यहां आपको जो बाइसेक्टर मिलने वाला है वो प्लस साइन से। क्यों भाई, बाइसेक्टर वाले पॉइंट की नेचर भी तो वैसी होगी जैसी इस नेचर की है।
जैसे इस पॉइंट की है वैसे ही नेचर बाइसेक्टर वाले की भी होगी यहां पर, कि बाइसेक्टर पर लाई करने वाला पॉइंट यहां से सेम साइन का डिस्टेंस देगा होगा। तो फिर ऐसे केस में आप चाहे इसके लिए निकालो चाहे इसके लिए निकालो, क्या आएगा, डिस्टेंसेस सेम साइन की होंगी, तो इसका प्लस साइन से आपको वो बाइसेक्टर मिलेगा जिस एंगल में आपको दिया गया पॉइंट x1, y1 लाई करता है। क्लियर? अब यहां पे मान लीजिए बेटा कि पॉइंट यहां होता तो से यहां होता तो ऑब्वियसली इसके तो बिलो द लाइन, इसके अबव द लाइन, एक डिस्टेंस आएगी नेगेटिव साइन की, एक आएगी पॉजिटिव साइन की, कुछ ऐसा ही यहां होगा। इसका मतलब डिस्टेंसेस कैसे आएंगी, अपोजिट साइन की आएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं किसी एक जगह प्लस लगाना है, किसी एक जगह माइनस लगाना है, तो वो वाला बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, माइनस साइन से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें किसी भी C1 C2 के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, हमें तो जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसकी दोनों लाइन से डिस्टेंसेस के साइन यदि सेम है तो हमें प्लस लेना है, साइन अपोजिट है तो क्या लेना है, माइनस लेना है। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा आसान, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले फैक्टर का क्या साइन में कोई रोल है क्या, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। दूसरी लाइन के लिए डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, किस साइन की निकल के आएगी, a2x प्लस a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2। x1 y1 का पहले लाइन से डिस्टेंस किस साइन का आएगा, जिस साइन का ये होगा। दूसरे लाइन से डिस्टेंस किस साइन का आएगा, जिस साइन का ये होगा। अब यदि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम साइन की हैं तो ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ये दोनों डिस्टेंसेस अपोजिट साइन के, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, लेस देन 0। और हमें ये समझ में आ गया जैसा इसका साइन होगा वैसा साइन हमें यहां लेना है, चाहे वो ओरिजिन हो चाहे कोई दूसरा पॉइंट हो। आपको क्या करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है तो आप प्लस साइन ले, टेक प्लस साइन, और ये लेस देन 0 है तो फिर टेक माइनस साइन। लाइन की इक्वेशन को चेंज किए बिना, C1 C2 के लिए टेंशन लिए बिना आपको कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस से जो दो बाइसेक्टर मिलेंगे उनमें से कौन सा वाला लेना है ये कैसे पता चलेगा, आप जो पॉइंट दिया हुआ है कि जिस एंगल का बाइसेक्टर में निकालना है उस एंगल में दिया हुआ पॉइंट लाई करे, तो हम उस पॉइंट को दोनों लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, इसका जैसा साइन होगा वैसा साइन वहां लेना है। अब आप देखोगे ओरिजिन वाला वो जस्टिफाई भी हो रहा है, जो आपने याद किया हुआ है कि C1 C2 पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब दोनों डिस्टेंसेस सेम साइन की पॉजिटिव बना दी आपने, और फिर आपने क्या लिया प्लस। इवन इफ दोनों C1 C2 नेगेटिव बना दोगे तो भी सही आएगा प्लस साइन से, बस C1 C2 का साइन क्या करना होता है, सेम। अब यहां आपको दिख रहा है कि वो जो सेकंड वाला है उसका भी आंसर आ जाएगा। निकाल दो दोनों के आंसर क्या क्या आ रहे हैं। इसमें तो हमें क्या करना है, अब हम देखिए जैसा मैंने कहा कि हमें C1 C2 के लिए टेंशन लिए बिना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पे बेटा लाइन की इक्वेशन से हम दोनों बाइसेक्टर लिखें, 3x प्लस 4y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, फिर बचा यहां क्या 5x माइनस 12y माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 13। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हम यहां ओरिजिन के लिए जाएंगे तो ओरिजिन रखने से ये वैल्यू नेगेटिव देगा, ये वैल्यू नेगेटिव देगा, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो हमें यहां प्लस, तो ये देगा आपको ए वाले ऑप्शन के लिए, ए वाले ऑप्शन का आंसर यहां से आएगा, वो चेक कर सकते हो आप। यही आ रहा है, ठीक है, दिख भी रहा है 39 और 25 तो 14, तो दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। बी के लिए इस इक्वेशन में -1,0 रखो, -1,0 रखते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है, और यहां -1,0 रखा बेटा तो यहां भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब बी के लिए भी यही आएगा, और बी के लिए ये आएगा, वही इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका मतलब बी भी सही है।
ठीक है, तो ये बाइसेक्टर्स की हाँ बेसिक थ्योरी है। नेक्स्ट 18th, फिर एक आसान से क्वेश्चन में ऑप्शंस बनाए हैं, हर ऑप्शन के लिए आपको बस अलग काम करना है, इतना सा है। काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां एक ही कैलकुलेशन से सारे ऑप्शंस के आंसर नजर आ रहे होते हैं, और काफी सारे ऐसे होते हैं जहां हर ऑप्शन के लिए आपको अलग काम करना पड़ता है। तो जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते रहे जहां हर ऑप्शन के लिए आपको अलग काम करना है। Consider a variable line which passes through the point of intersection P of given two lines, meeting the coordinate axes at point A and B. एक वेरिएबल लाइन है जो इन दोनों दी हुई लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये दोनों लाइन हमें दी हुई है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ए बी के मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। ऑप्शन बी में हमें बोला हुआ है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द वेरिएबल लाइन, की वेरिएबल लाइन पर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो उसका लोकस बताना है। ऑप्शन सी में OAB ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। क्वेश्चन आसान है बट हर ऑप्शन के लिए काम करना है अलग से, तो पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करनी है बस। यहां कहीं भी उसने कॉन्सेप्चुअली आपको फंसाने की कोशिश नहीं करी है, वो सिर्फ आपका पेशेंस चेक कर रहा है, हर ऑप्शन को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखें तो पढ़ते ही समझ में आता है कि देखो हमें हर ऑप्शन के लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम इनिशियली अटेम्प्ट ना करें। क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशन है, क्योंकि हर ऑप्शन हमें अलग से चेक करना है। हर ऑप्शन जब भी अलग से चेक करना हो तो इन क्वेश्चन को हम प्रायोरिटी पर टॉप पे नहीं रखें, इनको बाद में करें, क्योंकि कैलकुलेशन शुरू में जब हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए होते हैं या कम हुए होते हैं तब हमारी कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा होती है, और कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद हमारी कैलकुलेशन एरर कम होती जाती है। तो शुरू में इस तरह के क्वेश्चंस को कभी अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि पैनिक में आने की पॉसिबिलिटी है। पता चला दो ऑप्शन तो हो गए और तीसरे में अटक गए हम, या तीन हो गए चौथे में अटक गए। जो तीन होने की मेहनत है वो खराब हो गई, क्योंकि फोर्थ के लिए हम श्योर नहीं है कि वो हमने सही निकाला है गलत निकाला है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जैसे ही समझ में आ रहे हो कि हर ऑप्शन चेक करना है, बाद में करें। फैमिली ऑफ लाइन से कि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने का मतलब कि बेटा ये यदि L1 है और ये L2 है तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली पूरी एक कंप्लीट फैमिली की बात कर रहा है। और इस फैमिली के हर मेंबर की इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिखते हैं? L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0। से बच्चा इसको हमने L1 माना है और इसको L2 माना है। तो अब एक तरह से क्वेश्चन आप इसी इक्वेशन से शुरू करेंगे। आप जिसका भी लोकस निकालना है वो पॉइंट किसके टर्म में आ रहा होगा? लेमडा के टर्म में, और उसमें हमें लेमडा का एलिमिनेशन करना होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इक्वेशन बन जाता है 3x
प्लस 4y माइनस ऑफ 12 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, इसी तरह से प्लस 2 लेमडा प्लस 4 टाइम्स ऑफ y और माइनस ऑफ 5 लेमडा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारे उस वेरिएबल लाइन का इक्वेशन है। इस कंप्लीट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है लेमडा के डिफरेंट वैल्यू के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए में हमें बोला हुआ है कि ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट करती है, तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस निकाला भाई? आ रहा है ऑप्शन ए? क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, ऑप्शन ए के लिए जाना है। तो कुछ ये सिचुएशन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अब ए पॉइंट हमारे पास लेमडा के टर्म में क्या आ जाता है, वाई को 0 रिप्लेस करते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास आता है 5 लेमडा प्लस 12 अपॉन लेमडा प्लस 3 0। और बी पॉइंट में x को 0 रिप्लेस करते हैं, तो ये आता है हमारे पास 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन 2 लेमडा प्लस 4। यही आ रहा है। हमें अब ए बी के मिड पॉइंट मान लीजिए m का लोकस निकालना है। m यानी इन दोनों के मिड पॉइंट का लोकस। तो हम देखें तो यहां यदि इसका मिड पॉइंट x, y है, तो हमें 2x इज इक्वल्स टू 5 लेमडा प्लस 12 अपॉन लेमडा प्लस 3 मिलता है। और इसी तरह से 2y इज इक्वल्स टू 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 लेमडा प्लस 4 मिलता है। अब बस चेक करना है कि क्या लोकस ऐसा है 3/y प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 4। तो देखो वहां लैम्डा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एकदम से नहीं समझ में आएगा। ज्यादा बढ़िया ये है कि हमें तो सिर्फ इस ऑप्शन को वेरीफाई करना है ना, तो हम इस फॉर्म में निकाल लें सारी चीजें। हम क्या करें, वहीं से 4/x की वैल्यू निकाल लें, वहीं से 3/y की निकाल लें और उनको ऐड करके देख लें। यदि हो रहा होगा तो वेल एंड गुड, हमें वरना फिर वहां से लैम्डा एलिमिनेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है लैम्डा का एलिमिनेशन, जबकि यहां उसने हिंट दिया हुआ है कि लैम्डा का एलिमिनेशन कैसे करना है। तो हम इसी से चलें ताकि हमारा पेपर वर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहां से हमें दिखता है बेटा 4/x का वैल्यू, x के लिए तो आपको मिल रहा है बताओ 4/x में 4/x। इस x को यहां लाए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 3 अपॉन 5 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4/x आ गया। फिर 3/y की बात कर रहे हैं, तो यहां से 3/y कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3, तो आपके पास 12 टाइम्स ऑफ 2 लेमडा प्लस 4 अपॉन 5 लेमडा प्लस 1, ये हो गया 3/y। अब हमें बस सिर्फ ये चेक करना है क्या इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट 4 है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने का फायदा क्या हो गया, अभी ऐड कर सकते हैं। 8 लैम्डा प्लस 24 लैम्डा 32 लैम्डा होगा। फिर वहां से आपके पास कितना, 24 प्लस 48 72। चेक करो आता है क्या, चलो सही है बिल्कुल। ऑब्वियसली यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो चारों सही है, और यदि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो डी लिखना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। सिंगल चॉइस होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इसके लिए हम गारंटी ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में नॉर्मली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा वो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल चॉइस होगा तो फिर ये ऑप्शन आपको क्या देगा, आंसर डी। सभी का आ गया भाई, सिंगल चॉइस होगा तो ए और सी निकाल के लगा देते हैं। और फिर यहाँ अब बी वाला, बी वाला फिर लैम्डा एलिमेंट h कॉमा के पॉइंट मान के m1 m2 माइनस करें। अब बी में क्या है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द वेरिएबल लाइन लैम्डा एल हैज द इक्वेशन।
चलिए एक एच कॉमा के पॉइंट मान लेंगे, फिर वो ओरिजिन से जॉइन और एक इसका स्लोप है माइनस टू माइनस। अगर हम हाँ दोनों लाइन की इक्वेशन निकालें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कंपेयर, प्लस लैम्डा इनटू तो निकाल ही लिए, ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। एच कॉमा के इस पर कोई पॉइंट होगा जिसका लोकस निकालना है, हाँ एक ओरिजिन से जॉइन करने वाली लाइन और एक इसका स्लोप, दोनों -1, वहां से लैम्डा की टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी एच कॉमा के की। फिर बिल्कुल एक काम देखिए, और वैसे आपने कोनिक में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जब दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना होता है। जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा कि इलिप्स पर हमने एक टेंजेंट बनाई तो सेंटर से डलने वाले फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। हाइपरबोला पे एक नॉर्मल बनाया, उस नॉर्मल पे हाइपरबोला के सेंटर से परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो उसका फुट ऑफ नॉर्मल का लोकस निकालना है। इसी तरह से आपने हाँ वहां निकाला होगा पैराबोला में कि यदि आप किसी भी टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो फुट ऑफ नॉर्मल का लोकस निकालना है जो वर्टेक्स पर टेंजेंट आती है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कोनिक में इसलिए के। हाँ तो हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाँ सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, क्योंकि वहां हर बार आपके लिए लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, कई बार आपको जैसे यहाँ दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, तो हाँ ज्यादा बढ़िया क्या होता है कि आप एक ही पैरामीटर में दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लो। यदि आपको इमेज का फॉर्मूला पता है वेल एंड गुड, आपको फुट ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला पता है वेल एंड गुड, यदि ये नहीं पता है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जिन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना होता है आप उन दोनों लाइन की इक्वेशन किसी एक सिंगल पैरामीटर में लिख लो और उन दोनों इक्वेशन से उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। अपने आप उन जो भी आएगा इक्वेशन एलिमिनेशन से वो किसका लोकस होगा, दोनों के कॉमन पॉइंट का। क्योंकि आपको पता है कि यदि आप दो कर्व की इक्वेशन को मैनिपुलेट करके कोई एक नया इक्वेशन बनाते हैं तो नया इक्वेशन उन दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट से सेटिस्फाई होता है। तो मैंने इसकी इक्वेशन भी लैम्डा के टर्म में लिख ली, इसकी इक्वेशन भी लैम्डा के टर्म में लिख ली। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की इक्वेशन से लैम्डा को एलिमिनेट करके एक नया इक्वेशन बनाया। अब उसमें लैम्डा नहीं है क्योंकि लैम्डा का एलिमिनेशन कर दिया, नया इक्वेशन में था किसमें, एक्स और वाई में। अब वो एक्स और वाई किसको सेटिस्फाई करेगा, कॉमन पॉइंट को दोनों कर्व के, तो इसका मतलब वो उस कॉमन पॉइंट का लोकस हुआ ना। तो हम यहां ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आप दोनों ही इक्वेशन को जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है उन दोनों ही इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लो, किसी एक सिंगल पैरामीटर के टर्म में। जैसे आपने इलिप्स में मैंने कहा कि टेंजेंट पर सेंटर से बनाए गए परपेंडिकुलर का फुट ऑफ नॉर्मल का लोकस निकालना है, टेंजेंट को एम फॉर्म में लिख लिया, सिंपल सी इक्वेशन है, रहा बहुत अच्छे से याद है फॉर्मूला हमें। अब उसका स्लोप कितना है, एम। अब सेंटर क्या है बेटा, ओरिजिन। आप क्या करेंगे, यदि इसका स्लोप m है तो ओरिजिन का वाली लाइन से बनने वाली क्या कहते हैं नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, -1/m। वो तो ओरिजिन से पास हो रहा है, बड़ी आसान सी इक्वेशन होगी, y = -1/mx। वहां से किसकी वैल्यू आ गई, m, उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया, खत्म, आ गया लोकस। तो जब आपको दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना हो तो दोनों कर्व को एक सिंगल पैरामीटर की इक्वेशन की फॉर्म में लिखो और उस पैरामीटर को दोनों में एलिमिनेट कर दो। अपने आप जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी होगी, वो दोनों के कॉमन पॉइंट के लोकस की इक्वेशन होगी। यहां भी ऐसा कर सकते हैं, जो आपको भी कैलकुलेशन की परेशानी होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी ऐसे केस में। जैसे यहां जो बी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या बोला हुआ है, देखो वो बोलता है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द वेरिएबल लाइन। अच्छा, वेरिएबल लाइन जो हमने लिखी थी उसका स्लोप आपको पता है, वेरिएबल लाइन अभी भी मैं वापस लिख देता हूं जो लिखी थी हमने, क्या आई थी वेरिएबल लाइन, आप देखो लैम्डा प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस फिर आपको 2 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यही था हमारा वेरिएबल लाइन का इक्वेशन। ये किसके फॉर्म में है, लैम्डा के टर्म में है। अब हम इसका स्लोप कितना है, इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप है -2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 3, सॉरी -a/b, -a/b माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 4, वो मैंने नॉर्मल का हाँ स्लोप लिख दिया। तो यहां आपके पास m जो है वो इस लाइन का स्लोप ये हो गया -λ प्लस 3 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 4। और हमारे जो हम इस पर क्या कर रहे हैं, इस AB पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसका लोकस निकालना है ना इस बार। तो इसका स्लोप हमारे पास है तो इसका स्लोप हमारे पास है, तो यहां से इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यदि हम इसको OM की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन ऑफ OM क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू
2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 3 टाइम्स ऑफ x। अब हमें इन दोनों से किसको एलिमिनेट करना है? लैम्डा को एलिमिनेट करना है। दोनों में से लैम्डा को एलिमिनेट करके या तो दोनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दें, या यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के वहां रख दें। तो अब यहां से यदि हम देखें तो लैम्डा की इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। y by x is equals to 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 3। ये बन गया आपके पास 2 माइनस 2 बाय लैम्डा प्लस 3। तो यहां से बेटा आपके पास 2 अपॉन लैम्डा प्लस 3 का वैल्यू आ गया 2 माइनस वाई बाई एक्स, यानी 2x माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से लैम्डा प्लस 3 की वैल्यू आ गई, 3 माइनस करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू। और उस लैम्डा की वैल्यू को कहां रिप्लेस कर देना है? इसमें। लैम्डा एलिमिनेट किया, आपको कॉमन पॉइंट का लोकस मिल गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन चेक किया, फिर आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और सी तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो अभी हमने एक तरह से इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाला था, तो दिस बाय 2 और दिस बाय 2 का लोकस निकाला था। अभी क्या करना है? दिस बाय 3 और दिस बाय 3 का लोकस निकालना है। वो आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा ही आएगा, बस ये नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। चलिए, तो इसमें यदि हम देखें तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो है ही सही। ठीक है, उसमें भी अगर ए ऑप्शन से भी मतलब सी ऑप्शन को चेक करना चाहें तो मतलब 2x को 3x से बस वही ये तो बोला ना कि भाई यहाँ 2 की जगह 3 आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको चेक कर देना है, तो वहां उससे सीधा आंसर आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है कि भाई ये जो हमने 2x लिखा है इसके लिए क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। क्लियर भाई? चलिए फिर अभी थोड़ा सा मिक्स प्रोफाइल वाला क्वेश्चन करते हैं। आप आए सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें अब आपको कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स क्लब कर दिए क्वेश्चन में, जैसा नॉर्मली कुछ अच्छे क्वेश्चंस में जेई में होता है। तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं और कुछ ऑप्शन फ्रेम किए हुए हैं लाइन की कॉन्करेंसी के साथ, तीनों लाइंस की कॉन्करेंसी के साथ। इस कॉन्करेंसी वाले कॉन्सेप्ट को हम एक जगह डील कर चुके हैं। हमने एक दिन पहले ही जो है कॉन्करेंसी वाला एक क्वेश्चन किया था कि 3 लाइन कॉन्करेंट, क्या कंडीशन था? तीनों के कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, और वो भी हमने देखा था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना लाइन की कॉन्करेंसी इंश्योर नहीं करता है। कॉन्करेंसी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 इंश्योर करता है, बट डिटरमिनेंट एक और दूसरे केस में 0 हो जाता है जब तीनों लाइंस क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। या कोई दो जो है पैरेलल या कोइंसिडेंट हो जाए, 2 लाइन कोइंसिडेंट हो जाए या तीनों पैरेलल हो जाए। कोइंसिडेंट हो सकती है, लेकिन उसमें नहीं होगा डिटरमिनेंट 0। मैंने कहा ना आपको यहाँ मिक्स कर दिया है कुछ चीजें जो है उस कॉन्करेंसी के साथ जो है चैप्टर को 2 चैप्टर्स एक साथ। नॉर्मली हम जेई में ऐसा होता है कि नॉर्मली हम जिन चैप्टर्स को सोचते नहीं कि इनके क्वेश्चन आपस में क्लब होके आएंगे, यानी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये 2 चैप्टर यूज होंगे, नॉर्मली ऐसा ही आता है। अब स्ट्रेट लाइन के साथ पी एंड सी, अब स्ट्रेट लाइन पैराबोला ये तो आपस में समझ लेते हैं कि पैराबोला स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, पैराबोला इलिप्स आ जाएगा, इलिप्स हाइपरबोला साथ में आ जाएंगे, बट पीएनसी और स्ट्रेट लाइन एक साथ ये एकदम से फीलिंग नहीं आती है। और फिर यहां पे उसने सब कराया हुआ है, एक तो 2 चैप्टर मिक्स कर दिए, तीसरा जो है उसमें कुछ पैरामीटर्स और डाल दिए ABC,
इनके साथ वो आप देखोगे तो छेड़छाड़ कर रहा है ऑप्शन में। कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहां बोलता है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो यानी एबीसी का एक रिलेशन फिक्स कर दिया उसने यहां पर। यहां कहता है देखो क्या कि भाई लाइंस जो है वो ट्रायंगल नहीं बना रही हैं, तो ये सब चीजें जो है वो कुछ छेड़छाड़ भी साथ साथ कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसपे उसने सारी चीजें करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो सबसे पहले तो वो करें हम। फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट हैं a माइनस सी 1। सेकेंड के लिए यही हमें नजर आता है बेटा 1 1 0। थर्ड के लिए दिस इज 20, दिस इज b एंड दिस इज 1। ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 होता है तो यहाँ पे पहले तो हम इसका हाँ निकाल लेते हैं। रिलेशन क्या आ रहा है, a ये 0 हो गया, ये आपके पास प्लस b आ गया, यहाँ से देखें तो ये -20 आ गया, ये 0 आ गया, ये प्लस c आ गया, प्लस c इज इक्वल्स टू 20। ये आता है a प्लस b प्लस c 20। अब ऑप्शंस की बात करें तो वो कहता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a b and c फॉर विच लाइन्स आर कॉन्करेंट। यानी अब ए बी सी की नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हाँ जो है कितनी होंगी ये हमें निकालना है। यानी एक तरह से इस इक्वेशन के नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। बेगर्स मेथड जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ निकालने हैं। तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए लेकिन ध्यान रखना है, जो आपसे क्या कहा था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना ये इंश्योर नहीं करता है कि लाइंस कॉन्करेंट हैं। लाइंस की कॉन्करेंसी इसको 0 होना कंफर्म करती है, लेकिन ये 0 दूसरे एक और केस में होता है, कब, जब लाइंस पैरेलल हो जाए तीनों। तो यहां क्या तीनों लाइंस पैरेलल पॉसिबल हैं? तीनों लाइंस पैरेलल पॉसिबल है क्या? देखो इसका स्लोप -1, इसका स्लोप -1 और इसका स्लोप हमें दिख रहा है a बाय सी। अब यदि a बाय सी नॉन नेगेटिव है तो कभी भी -1 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। a बाय सी जो है यहाँ पे, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इसका a बाय सी जो इसका स्लोप आएगा वो -1 हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ अभी हमें फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आपको पता है, 20 + 2c2। याद कीजिए हमने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं कि इन तीन के बीच में 2 पार्टीशन बनाने हैं, तो फिर 2 पार्टीशन बनाने और जितने बनाने हैं उतने ही वापस सेलेक्ट भी करने हैं। तो 20 + 2c2 ये इसके नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। और ये वैल्यू आपको समझ में आती है बेटा 24 से 22c2 यानी 22 × 21/2 और ये 231 आता है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया सही। सेकंड में आप कहते हैं इफ L1 L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट देन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ABC इज 10। अब वो कहता है कि भाई इस बार कि यहां इनमें से L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक तरह से उसने क्या कर दिया, A और C का एक रिलेशन फिक्स कर दिया है। यहां A बाय C इसका स्लोप और इसका स्लोप -1, तो वो A बाय C 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां एक तरह से बी ऑप्शन के लिए उसने क्या किया कि A = C फिक्स कर दिया। लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन कि उसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो ये -1 है तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप जो है वो 1 होना चाहिए। तो A बाय C = 1, A = C। यानी अभी भी हमें इसी इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं, लेकिन इस बार क्या ध्यान रखना है, A और C आपस में इक्वल हैं। तो अब ये कैसे निकालोगे, A और C आपस में इक्वल हैं। और साफ दिख रहा है कि वो सॉल्यूशन भी बहुत कम ही बोल रहा है, 10 बोल रहा है सिर्फ।
हाँ निकल तो आएंगे, मैंने कहा हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हो जाते हैं। सर 11 आ रही है वैल्यूज हैं 11 आ रही हैं, तो कौन कौन सी आ रही हैं? मतलब बेसी को कुछ ना तो को सारी दे दो, मतलब 0 1 2 3 से लेके 10 0 से 10 तक। क्या ए और सी दोनों को 0 लिया जा सकता है? लाइन ही नहीं देगी, 10 ही है, 10 नहीं होगा। ए और सी दोनों को 0 तो नहीं लिया जा सकता, 10 लाइन क्योंकि वो तो लाइन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई पहले वाले की। एक तरह से यहाँ इक्वेशन ये नहीं बन गया ये कि 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 20 होगा। 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 20। अब थोड़ा सा इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका कैसे बदले बताओ। मतलब इंटीग्रल तो दोनों हैं, तो a की वैल्यूज पुट करते हैं। नहीं, ऐसा एक तरीका तो ये है कि हम a की वैल्यू रखना शुरू करें और b निकालना शुरू करें। दूसरा तरीका बहुत आसान, यदि हम उसी हाँ सोचें तो ये नंबर तो कंफर्म इवन है, तो फिर ये भी इवन होना चाहिए क्योंकि सम तो 20 चाहिए है। तो फिर इसका मतलब ये कुछ इक्वेशन ऐसा नहीं हो गया क्या कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10। जहां अल्फा के साथ कंडीशन है क्या कि वो 0 नहीं हो सकता है, तो अल्फा के साथ कंडीशन है 0 नहीं हो सकता, उसको तो पहले 1 दे दे। तो 10 में से 1 उसको दे दिया, हमारे हाथ में कितना बचा 9 को अब 2 लोगों में बांटना है, कितने पार्टीशन बनाने पड़ेंगे 1, तो फिर क्या आ जाएगा 10c1 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया। अब यदि केस बना के चलेंगे लेंदी दिख रहा है साफ साफ, जबकि यहां दिख रहा है 2 ही तो है, ये इवन है ये इवन है, तो इसको भी तो इवन ही होना पड़ेगा, तो ले लो इसको ऐसे कुछ और। वेरिएबल्स वैसे भी 2 ही हैं, अगर a पुट किया तो b तो वैसे फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि जैसे ही आपने a फिक्स किया b अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो उस केस में आपके पास फिर वही कि बिल्कुल, तो 10 केस बन रहे हैं तो 10 ही आंसर होंगे। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 10 के 10 केस हैं, 10 आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसका बी सही है। व्हाट अबाउट सी? Number of non-negative integral values of a, b and c for which lines do not form a triangle is। हाँ, वो कहता है कि लाइंस ट्राइंगल नहीं बनानी चाहिए, तो या तो तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाएं या तीनों पैरेलल हो जाएं। तो यदि a सही है तो c तो खत्म हो गया खेल ही, क्योंकि कॉन्करेंसी के लिए एबीसी की कितनी वैल्यूज आ रही हैं 231, वहां भी तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, वही 231 आ गया, तो यहां तो फिर आपके पास और पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी? है नहीं, और नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। अच्छा, पहला वाला सही है आपका, ये अनश्योर है, 100% सही है। हाँ सर सही है, निकाला था, क्योंकि पैरेलल तीनों कॉन्करेंट हो नहीं सकती, हो नहीं रही भाई। पहले वाले में क्या कहता है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एबीसी फॉर व्हिच लाइंस आर कॉन्करेंट। तो बिल्कुल हमने डिसाइड किया था भाई कि पहली और दूसरी लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, और वो यदि पैरेलल नहीं हो सकती तो ऑब्वियस सी बात है तीनों कभी भी पैरेलल नहीं होंगी एक साथ, तो इसका मतलब यहां और यहां तो आंसर सेम ही आना चाहिए था। भाई ये कह रहा लाइन ट्रायंगल नहीं बना रही, यानी तीनों पैरेलल हैं और या फिर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंसी वाला तो केस ये है ही, सिर्फ तीनों पैरेलल हो नहीं सकती। अच्छा, दो पैरेलल और एक कोइंसिडेंट, दो कोइंसिडेंट और एक वो हो जाए तो तभी तो कॉन्करेंसी है, तो भी नहीं हो रही वो, तो भी तो कॉन्करेंसी है, कुछ अलग थोड़ी है। भाई दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए और तीसरी उसको इंटरसेक्ट कर रही हो तो कॉन्करेंसी तो है नहीं है? कॉन्करेंसी तब भी है। हाँ, ये कहे कि लाइन डिस्टिंक्ट है तब ये दोनों कॉन्करेंट हो सकती हैं क्या? हो ही नहीं सकती। एक में कांस्टेंट 0 है, एक में कांस्टेंट जहां 0 नहीं है, इसका ये तो कॉन्करेंट है, कोइंसिडेंट है ही नहीं। ये कांस्टेंट नहीं है क्या? ये और ये कांस्टेंट ये भी नहीं हो सकती,
तो ये और ये कोइंसिडेंट हो सकती है क्या? नॉन नेगेटिव के लिए फिर वहां पे स्लोप आ रहा है -20/b, उधर आ रहा है a/c, तो कंफर्म है कि एक का स्लोप नेगेटिव और एक का पॉजिटिव होने वाला है, इसका मतलब वहां भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर भी वही आना चाहिए था। खत्म, ये हमारे काम का नहीं है। व्हाट अबाउट डी? मतलब पहले ये ऑप्शन तो है, फिर उसके अलावा कंडीशंस और आ जाएंगी। हाँ, डी में कहता है सम ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी फॉर विच पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज दिस। इस बार उसने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी दे दिया हमें। कॉन्करेंट हो रही तो 20 का आ रहा था सम a + b। हाँ बताओ बाकी लोग भाई। तो आएगा सम। इसने नहीं, इसने पॉइंट ये इंश्योर करना है। कॉन्करेंट तो हो ही रही है ना लाइंस, तो कॉन्करेंट की कंडीशन नहीं तो कॉन्करेंट में इस बात की गारंटी थोड़ी है कि -1/2, रहे, कुछ और भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमें ये इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है। -1/2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। -1/2 को यदि हम वहां क्या कहते हैं फर्स्ट वाली लाइन से सेटिस्फाई कराएंगे ऑप्शन डी के लिए, तो -1/2 देखो कितना होता है x - 1/2 y ½ तो आपको क्या मिल गया a = c मिल गया। एक तो पहली वाली लाइन +1 भी कॉन्स्टेंट है। बताओ क्या आ रहा है a + c = 2, यही आ रहा है। क्योंकि देखो वहां आपके पास जैसे आपने -1/2 रखा तो आपको मिला -a/2 + c/2 + 1 = 0, यानी a + c = 2। ये पहला कंडीशन। थर्ड वाली लाइन को -1/2 से सेटिस्फाई कराएं तो थर्ड वाली लाइन को जैसे ही -1/2 से सेटिस्फाई कराया है तो आपको क्या मिला -10 + b/2 + 1 = 0, यानी आपके पास यहां कितना हो गया b/2 और इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब यहां से b का वैल्यू क्या आ गया 18, b 18 a + c 20। तो इसके लिए तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। इसके लिए कितने चॉइस हैं? सम पूछा था आपको, एबीसी का सम पूछा था। एबीसी का सम, हाँ। तो अब आपके पास यहाँ द सम ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एबीसी, तो ऑब्वियसली यहाँ आपके पास वापस वही आ रहा है 20, तो ये 20 आ गया। हाँ तो मतलब कॉन्करेंट है ही लाइंस, तो यही लाइन कहाँ, बिल्कुल लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो ये एबीसी आएगा ही आएगा। लेकिन मान लो पता चला कि -1/2 के लिए कभी कोई पॉसिबिलिटी आई नहीं दी है, कॉन्करेंसी होगी तो a + b + c का सम 20 होगा। पता चला कि भाई -1/2 को बना ही नहीं सकते हैं आप कुछ एबीसी। मान लो b आपके पास फ्रैक्शन में आ जाता, तो b फ्रैक्शन में आ जाता तो हमें तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, तो हमें ये चेक तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन तो गलत भी तो हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये -1/2 की एग्जिस्टेंस भी है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए, है नहीं है, क्योंकि वो एबीसी वहां पे क्या आना चाहिए था इंटीजर। तो वो हमें वो क्रॉस चेक हमने किया, तो यहां से a + b + से फिर हमारा कितना आ गया 20। सी डी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए तो प्रोसीड कैसे करेंगे? सी ऑप्शन के लिए आगे मतलब नहीं, सी ऑप्शन का हमारा आंसर वही है जो ए का है। b = 20 लिया हमने, मान लीजिए तो दो लाइन पैरेलल हो गई L2 और L3 और थर्ड b = 20, हाँ सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी ना, b = 20 के लिए हमारे पास पैरेलल हुई है ना सर, और पैरेलल से 3 थोड़े पैरेलल हो गई तो कॉन्करेंसी तो नहीं तो लाइन का कॉन्करेंसी ट्रायंगल तो नहीं बनना ना उस केस में। तो फिर वो उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं होगा इस कंडीशन में। अगर सही आने solution। अगर सर b 20 ले लेंगे तो तो A 20 ले- देखिए b यदि हम 20 लेते हैं तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आती है x + y, तो इसका स्लोप हमारे पास -1, इसका स्लोप -1 a तो 0 है। a और c नहीं क्यों हो जाएगा, दो लाइन पैरेलल है, तीसरी इंटरसेक्टिंग है उनको, तो फिर आपके पास कॉन्करेंट नहीं हुआ ना। तो एक केस सर एक्स्ट्रा नहीं होगा? नहीं, यहां कम होगा, तो मतलब सी में ज्यादा होगा। इसमें कम आएगा आंसर। हाँ B20 भाई आपने यहां कॉन्करेंसी के केस की बात करी ना, तो ये तो किसकी वैल्यू है, जब हमने लाइंस के बारे में कोई टेंशन ही नहीं ली। अब लाइन के बारे में यदि हम टेंशन लेना शुरू कर दें कि लाइंस क्या, जैसा कहा कि भाई क्या क्या हो सकता है, कॉन्करेंट जो है, अब यहां पर आपने इसको कर दिया। अब उस केस में क्या है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तीसरा इंटरसेक्टिंग है, ये अलाउड है क्या? ये नहीं है अलाउड। अच्छा, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है क्या? किसमें नहीं
पैटर्न नहीं होती सर, कोइंसिडेंट नहीं होता। दो लाइन यदि पैरेलल हैं और तीसरा इंटरसेक्टिंग है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करने के लिए हमने कॉन्करेंसी कर ली और तीनों लाइन पैरेलल हो नहीं सकती, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब कौन सा केस अवॉइड करना पड़ेगा? ये वाला। जब आपके पास b कितना आ जाए 20, तो b20 वाले कितने केस होंगे? b20 वाले केस एक ही होगा, b20 a और c 0। तो b20 a और c 0, तो आपके पास अच्छा a और c दोनों 0 कर सकते हैं क्या? लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। ए और सी दोनों 0 करते ही लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि वो बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन L1 L2 L2। तो इसका मतलब फिर आपके पास जो हमने किया है वो सही है या गलत है? गलत है क्योंकि B20 लिए हैं, B20 लिए हैं तो B20 नहीं लेना है, नहीं लेना है। नहीं लेना ना। समझ में आ रहा है कि B20 के केस में क्या हो जा रहा है? B20 और A और C के इक्वल के वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करी। इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए था? 230। तो इसका मतलब ये गलत है और C, अब C सही हो गया। ठीक है, तो मस्त सुलझाया। ठीक है, मतलब फ्लो में भी हम जो है देखो फ्लो में भी एरर कर रहे हैं। वहां 231 निकाला है और यहां हमने इसको यानी इसको सही किया, इसको गलत किया है। लेकिन आप जब गौर से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, ए गलत है, सी सही है। क्लियर है? क्योंकि वहां आंसर 231 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक केस हमारा कौन सा अलाउड नहीं है, b इज इक्वल्स टू 20। ये नहीं होना चाहिए। हमें दिख रहा है यहां से कि b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 20। तो ऑब्वियसली b20 के केस में a और c 0 हो जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें वहां से माइनस करना था 230। चलिए फिर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा आपसे कहा था कि हाँ क्या क्या करने की कोशिश की जाती है, कैलकुलेशन करा सकता है, कैलकुलेशन में फंसाने की कोशिश कर सकता है, चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट क्लब कर सकता है, और तीसरा ये भी बोला था आपसे कि ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश, ऑप्शन में उलझाने की कोशिश। जैसा पिछला क्वेश्चन जो है सब था, उसमें चैप्टर भी क्लब थे, कैलकुलेशन भी थी और ऑप्शन में भी फंसाया। जो ऑप्शन हमें सही लगा था वो सही था नहीं। उस क्वेश्चन को बिल्कुल हमने फ्लो में वैसे ही किया जैसा जेई में नॉर्मली एग्जाम में कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि चेक कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है कंसीडर लाइंस L1 is equals to this, L2 is equals to this if the bisector of L1 L2 has slope 1, then locus of P alpha beta is a curve S1, and if bisector of L2 है हाँ L1 has slope 0, then by हाँ locus of alpha beta is S2 का हाँ is equals to 0। दो कर्व दिए हुए हैं। फिर number of common points, minimum distance between two curves S1 S2 touches each other, minimum distance between S1 S2 हाँ दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात भी कर रहा है, दो कर्व के नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स की बात भी कर रहा है। तो पहले तो एग्जैक्टली दोनों लोकस यानी दोनों कर्व S1 और S2 हमें निकालने पड़ेंगे।
आया कोई लोकस S1 और S2 में से कुछ? S2 तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ कुछ तो बहुत खेल करता है अभी। देखो अब पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे हम, उस कुछ ने क्या खेल किया था। लोकस ही नहीं मिला। L1 alpha x plus y is equals to 8, L2 beta x plus y is equals to minus 1, y is equal to 0 आ रहा है S2 पर। x plus y is equals to 0 और S2 x plus y S1 S1 निकाल। So तो हर अल्फा बीटा के लिए सेटिस्फाई होगा। वो तो हर अल्फा बीटा के लिए सेटिस्फाई होगा क्या? कि वो मतलब परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स हैं उनके स्लोप -1 और 1। मतलब हर अल्फा बीटा के लिए क्यों होगा? सर कि स्लोप अगर मैंने निकाला दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमेशा ही मैं नहीं। वैसे परपेंडिकुलर है। तो दैट -1 होगा। वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन स्लोप तो अलग होगा। वो तो अल्फा बीटा के हिसाब से लाइन का स्लोप बदलेगा, लाइन का स्लोप बदलेगा तो अकॉर्डिंगली हाँ उसका स्लोप भी बदलेगा बाइसेक्टर का। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है? दो तीन तरीके हैं बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख के उनके स्लोप के साथ भी डील कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, वो भी हम देख चुके हैं। दूसरा ये कि कुछ ये वाला सिचुएशन है बेटा कि ये हमारे दो लाइन है और से ये बाइसेक्टर है। से दिस इज B2, दिस इज B1, लेट इट इज L1 एंड दिस इज L2। अब यहां यदि हम देखें तो क्या होने वाला है, देखो कि भाई इस वाली लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है? माइनस अल्फा। इसका स्लोप हमारे पास कितना है? माइनस बीटा। ठीक है, इसका स्लोप हमें दिया हुआ है 1। xy is equal to 1 का आ रहा है। हाँ बिल्कुल, S1 आ रहा है, xy is equals to 1, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये, अब एक तरीका जैसा आपने कहा कि भाई हम बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख के स्लोप कहा जो है अकॉर्डिंगली इक्वल कर दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इक्वेशन नहीं लिखें, हमें इसका स्लोप पता है बेटा माइनस अल्फा, इसका स्लोप पता है माइनस बीटा, इसका स्लोप हमें 1 दिया हुआ है। अब हम क्या करें कि भाई बाइसेक्टर की खासियत है कि ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस पेयर ऑफ लाइन के लिए tan अल्फा निकालूं और इस पेयर ऑफ लाइन के लिए tan अल्फा निकालूं तो क्या होगा? वैल्यू इक्वल होगा। इसके लिए इस पेयर ऑफ लाइन के लिए tan अल्फा निकालें क्योंकि दोनों का स्लोप होगा। इस पेयर ऑफ लाइन के लिए निकालें tan अल्फा, दोनों का आएगा, दोनों का जो आएगा वो इक्वल आएगा। क्या आएगा? मतलब सर अगर Negative दोनों एंटी-क्लॉकवाइज लेते हैं ना। तो सेम आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो सिंपल सी बात, इसको समझो ऐसे कि बेटा यहां हम इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं तो एंगल मेजर कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसी रेफरेंस लाइन से यहां एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंगल तो सेम है लेकिन एक का रोटेशन सेंस क्लॉकवाइज है और एक का एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइन के आएंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कंफर्म क्या होगा? नेगेटिव, यानी दोनों का सम क्या होगा? 0। लेकिन ध्यान रखना है दोनों की रेफरेंस लाइन एक ही लेनी है। अब दोनों की रेफरेंस लाइन एक ही लेनी है तो कैसे लेंगे कि बेटा यहां से मैं इसका tan अल्फा निकालता हूं इस वाले पेयर के लिए, इस वाले पेयर के लिए tan अल्फा निकालते हैं तो क्या आता है? देखो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या किया हमने? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू, दूसरा वाला इसका नेगेटिव होगा लेकिन सेम रेफरेंस लाइन के लिए। कौन सा रेफरेंस लाइन? ये रेफरेंस लाइन कैसे हम एंश्योर करेंगे सेम होगी कि भाई इसका स्लोप हमने यहां पहले लिया है तो यहां इसका भी पहले लें और फिर आगे क्या लगाएं? माइनस, यानी क्या होगा? माइनस ऑफ, यहां बताओ 1 प्लस बीटा अपॉन
1 माइनस बीटा, या इसको समझें तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, माइनस बीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। इन दोनों को गौर करो तो ये सिचुएशन बहुत सारी जगह आती है जब आपके पास दो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं जिनमें से एक लाइन कॉमन होता है, दोनों का इक्वल इंक्लिनेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के tan अल्फा को इक्वेट करते हैं। बस ध्यान रखना है कि हम मॉड लगाएंगे तो केसेस बन जाएंगे, हम उन केसेस से बचना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट हमें कोई एक वैल्यू चाहिए जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, दोनों के tan अल्फा इक्वेट करेंगे। एक में कॉमन लाइन का स्लोप पहले लेंगे और दूसरे में कॉमन लाइन का स्लोप बाद में लेंगे। यहां कॉमन लाइन का स्लोप क्या है, 1। यहां हमने 1 को पहले लिख लिया, 1 माइनस m1 1 प्लस m1 सॉरी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से यहां हमने 1 को पहले लिखा और यहां हमने 1 को बाद में लिखा। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो आपको यही करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सिचुएशन आती है। अब आप देखो अपने आप ही लोकस आ गया, अल्फा बीटा का खत्म हो गया क्वेश्चन ही। अल्फा बीटा का लोकस का क्या मतलब है, अल्फा बीटा का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन तो आ गया यहां से। अब तो क्या है हमारे पास इस केस में, देखो हमारे पास यहां रिलेशन आ गया बेटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा। दिख रहा है साफ साफ, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा और यहां पे माइनस अल्फा बीटा प्लस 1। सिर्फ क्या रह गया, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा S1 है क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरे वाले में क्या करेंगे, आसान हो गया। क्या करना है, इस बार स्लोप 0 दिया हुआ है तो अब हम 1 की जगह क्या ले लें, बस 0। 1 की जगह 0 लें तो सेकंड वाले में अपने पास क्या बनता है बताओ खुद ही। अब तो यहां कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, जहां जहां बना रहा है वहां 0 लिख दो। जैसे यहां हमने लिखा तो ये बन गया बेटा 0 प्लस अल्फा अपॉन कितना 1 माइनस 0 होगा ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिर इसी तरह से यहां आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, माइनस बीटा माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। आपके पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये S2 हो गया। जैसे ही दोनों कर्व आए अब सारे क्वेश्चन आंसर हो गए फटाफट से। बताओ पहला क्वेश्चन कहता है, अब हमें बताए एक तो हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दूसरा हो गया लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। यदि दोनों को यदि हम यहाँ प्लॉट भी कर दें तो समझ में आता है सारी चीजें। ये हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्या कोई कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो फिर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन। भैया कॉमन पॉइंट 0 है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। और जैसे ही ऑप्शन ए जी हाँ आपका सही हो गया, आपके पास यह आ गया। अच्छा S1 और S2 टचेस ईच अदर, गलत हो गया। सी बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू √2, ये सही होगा नहीं। वो कैसे पता चलेगा मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि इस लाइन इन दोनों कर्व का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो इसके पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट बना दें और वो जो टेंजेंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली बात ये टेंजेंट 1,1 पे बनने वाला, सिमेट्री से सब कुछ नजर आ रहा है तो इसका मतलब 1,1 से बनने वाली इस टेंजेंट के और इसके बीच में डिस्टेंस कितने आने वाली, जितनी 1,1 की 0,0 से डिस्टेंस है √2। इसका मतलब ये हो गया सही। डी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व इज 0, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट करना चाहिए इसके लिए। तो जब कभी भी बहुत सारी जगह सिचुएशन आती है बेटा कोऑर्डिनेट में, जब दो आपके पास 3 लाइन हो और पेयर वाइज उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो सेम, तो हम क्या करेंगे पेयर वाइज दोनों के tan अल्फा इक्वेट करेंगे। बस ध्यान रखना है कॉमन लाइन का स्लोप एक बार पहले और एक बार बाद में। ये सिचुएशन आपने ऐसे भी फेस की होगी ऐसी जगह पे कि एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी है। ये फिक्स पॉइंट आपको दे दिया से x1, y1 जो दो दी हुई लाइन से इक्वली इंक्लाइन है। एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो दी हुई लाइन से इक्वल एंगल पर है। एंगल नहीं पता क्या है लेकिन इक्वल एंगल पर है बोला हुआ है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप मान लिया m।
आप क्या करेंगे, इसका tan अल्फा और इसका tan अल्फा इक्वेट कर देंगे, एक में m को पहले लिखेंगे, एक में m को बाद में लिखेंगे, और ऐसा करते ही आपके पास m में क्वाड्रेटिक बनेगा। अपने आप जितनी जरूरत होगी उतना सब कुछ अपने आप हो जाएगा यदि आपने यहां सही किया तो। यहां अपने आप हमें यह समझ में आना चाहिए कि ऐसी दो लाइन होगी, तो दो लाइन होगी तो m में क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, तो हाँ m में क्वाड्रेटिक बनेगा। मान लीजिए ये m1 है तो यहां क्या हो गया, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। यहां क्या हो गया, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आप m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, और उस क्वाड्रेटिक की खासियत होगी उसके दोनों रूट जो है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। एक्चुअली ऐसी एक लाइन ये बनेगी, इसका भी तो इन दोनों लाइन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, तो अपने आप एक लाइन होगी तो एक का m की वैल्यू 1 आ जाएगी, दो होगी तो m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। यही सिचुएशन कब आपको देखने को मिलती है, ऐसे एक लाइन आई किसी लाइन से रिफ्लेक्ट हो गई, एक इंसिडेंट रे है, एक आपको दिया हुआ है क्या कहते हैं मिरर का इक्वेशन दिया हुआ, लाइन मिरर का इक्वेशन, और एक इंसिडेंट रे है। इन तीन में से दो दी जाएंगे और एक पूछेंगे, तब भी यही कैसे, इन तीन में से फिर वही कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा नहीं होगा, होगा, तो अब क्या होगा, मान लो आपको उसने इंसिडेंट दिया है और मिरर लाइन का इक्वेशन दिया है, रिफ्लेक्टेड पूछा है, ये दिया है, ये दिया है, इसको आपने m मान लिया, इसका tan अल्फा और इसका tan अल्फा इक्वेट करेंगे, एक बार m को नहीं, कॉमन लाइन का स्लोप, कॉमन लाइन जो भी है इसका स्लोप दिया हुआ होगा, तो फिर ये जो भी है एक बार उसके स्लोप को पहले लिखना है और एक बार उसके स्लोप को बाद में लिखना है। अपने आप ही लाइन, अब देखो यहां अब क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, अपने आप ही लीनियर बनेगी। अब मान लो उसने आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दिया है, मिरर पूछा है, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्यों, मिरर तो ये भी हो सकता है, तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि एक होगा दो होगा, ज्योमेट्रिकली हम सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, हमें तो यदि आपको तीन लाइन दी हुई है पेयर वाइज उनका इंक्लिनेशन इक्वल है तो हम तो tan अल्फा इक्वेट करेंगे, कॉमन लाइन का स्लोप एक बार पहले और एक बार बाद में लिखेंगे। यदि एक m की वैल्यू आनी होगी तो एक आ जाएगी, दो आनी होगी दो आ जाएगी, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ अच्छा, जैसे इसमें ये सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि आपको उसने एक लाइन दे दी, L1 L2 में से एक लाइन की इक्वेशन दी और उनके एक बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी, दूसरी लाइन की इक्वेशन पूछी, यानी L1 L2 B1 B2 में से उसने आपको L2 दे दिया B1 दे दिया, अब आपसे पूछा L1 की इक्वेशन बताओ, वही तो सिचुएशन है वापस। ये पॉइंट तो बताइए, ये पॉइंट तो मिल ही जाएगा, नहीं तो हम फैमिली ऑफ लाइन लगा देंगे, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर यहां क्या होगा, इसका स्लोप निकालना है, इसको m एज्यूम कर लिया, ये दिया हुआ ये दिया हुआ है, इक्वेट करो दोनों के tan अल्फा इसी के साथ कि कॉमन लाइन का स्लोप एक बार पहले और एक बार बाद में। बहुत सारी जगह पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है और उतनी ही आसानी से हम हर बार उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लो, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, फिर देखें तो लॉजिकली एक आसान क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ जॉब, सीक्वेंस ऑफ वर्क, उसमें फंसाने की कोशिश, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट में फंसाने की कोशिश की गई है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। A ray of light is sent along the line this, after being reflected from y minus x is equals to 1, it is again reflected by the line y equals to 0, यानी x axis, and further this ray is again reflected from line y is equals to 4. Which of the following is oblique are correct? जो जैसा कह रहा है पेशेंस के साथ करते जाएंगे तो बहुत आसान है, वरना उसने एक ही लाइन को 3 बार रिफ्लेक्ट करवा दिया है। नॉर्मली हम एक सिंगल रिफ्लेक्शन में भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यहां उसने 3 बार करा दिया है। लेकिन क्वेश्चन आसान है, बस वो वही कि उसने कहीं ना कहीं
दिल और दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है एग्जाम में? पेशेंस के साथ करेंगे तो आसानी से होगा, और यदि आप वही कि ये रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन ये वो तो उलझ जाएंगे। कैलकुलेशन से ज़्यादा ज्योमेट्री पर फोकस करने की कोशिश किया करें इस तरह के क्वेश्चंस में। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कई बार उलझ जाते हैं आगे जाके। तो आप पहले स्केच करो कि कैसे वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, आपको सब चीज़ें देखेंगे कि बहुत ही आसान है। A ray of light is sent along the line x plus y equals to 1. ये x plus y is equals to 1 है, यही है, इसके along line चल रहा है। After being reflected from the line y minus x is equals to 1, y minus x is equals to 1 वाला लाइन बताओ। x0 y1 और y0 x minus 1, यानी कुछ ऐसा लाइन, इसके परपेंडिकुलर भी होगा ये लाइन। आप स्केच से चलेंगे तो आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, और यदि आप ऐसे कैलकुलेशन से जाएंगे तो बहुत